Hey guys, welcome back. Dr. Steve here, and today this is the second part of pharmacology FMG June 2018 recall question. ओके, ये 2018 में जो FMG में क्वेश्चन आए थे उसका रिकॉल वाले ये क्वेश्चन है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जून 18 में जो क्वेश्चन आए थे देखते हैं कितने रिपीट हुए हैं और कितने नए क्वेश्चन आए थे, है ना. तो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा. ये एक अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको आइडिया लगेगा क्या पूछ रहे हैं, ये क्या इम्पॉर्टेंट है, और इसके हिसाब से हमें अगर जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं ना, हमको एक गाइडेंस मिलता है कि ये देखो ये हाइल्ड है, यहाँ से ये चीज़ें पूछ रहे हैं ये लोग. सो नेक्स्ट थिंग गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलने जा रहा हूँ कि आज ये सारी जो वीडियोस होंगी और ये जो भी कंटेंट है, मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, FMG हेल्पिंग हैंड्स करके नाम है उसका, और मैं यहाँ पे भी लिंक डाल दूँगा उसका. तो वहाँ पे ये PDFs आपको मिल जाएंगी. और नेक्स्ट थिंग गाइस कि मैंने आज वहाँ पे देखा ग्रुप में, मैं मतलब पर्टिकुलर किसी को ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ कि आपकी अप्रोच गलत है या आप सही नहीं कर रहे हो. सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के, अच्छी बात है. बट आज जब मैं ग्रुप में लोगों का डिस्कशन देख रहा था तो वहाँ, हालांकि मैंने बाद में वो चैटिंग सेशन ऑफ कर दिया वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैटिंग हो रही थी तो उसका कोई सेंस नहीं है. दूसरे लोग जो सच में सीखने आए हैं कुछ हमसे, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती फिर बहुत सारे मैसेज बेमतलब में. तो मैंने एक चीज़ क्या देखी कि ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत सारे स्टडी मटेरियल लेके कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें. देखो, मैंने ये बात पहले भी क्लियर कर दी है कि स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग का, किसी भी टीचर का सेम ही है सब कुछ, ठीक है ना. अब आपको किसी का लहजा पसंद आता है पढ़ाने का तो आपका फेवरेट हो गया. सपोज किसी दूसरे बंदे को वो टीचर नहीं पसंद है ना, तो अपनी अपनी ये प्रायोरिटी है कि इसको कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं. बट जो मेरा अनुभव है, और मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव देखा, जैसे हम लोग, मैं हूँ और वहाँ पे ग्रुप में कई मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने किसी ने भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, मतलब हम किसी टीचर से व्यक्तिगत नहीं मिले. और मैंने तो सिर्फ 3 महीने का प्री प्लैटर लिया है, मतलब टीचर का भी इतना कोई गाइडेंस नहीं था. लेकिन ये बात हम समझ गए थे कि ये सारी चीज़ें हमें ना एकदम दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं तुरंत आंसर करना, कोई एक्सप्लेन तो करना नहीं है, कुछ करना नहीं है. तो हर चीज़ हमारे टिप में होनी चाहिए. और ये जब होगी जब आप कोई मटेरियल पकड़े, सपोज प्री प्लैटर पकड़े, मैरो पकड़े, कुछ भी किसी कोचिंग मटेरियल में कोचिंग में हैं, वहाँ का पढ़ रहे हैं, तो उसी मतलब कंटेंट को आप लेके पूरी तैयारी में उसको यूज़ करना है. ऐसा नहीं कि आज प्री प्लैटर की ये टीचर नहीं अच्छे लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो मैरो ले लेते हैं, तो फिर कुछ मैरो से पढ़ रहे हैं, इधर से कुछ प्री प्लैटर से पढ़ रहे हैं, फिर किसी टीचर्स का पढ़ रहे हैं. तो ये सब चीज़ें ना बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. लोग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. जब एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक है. तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है 2018 में जो आया था कि फार्माकोडायनामिक्स डील विथ. देखो, सीधा सा क्वेश्चन उस समय पूछते थे और अब भी ऐसे ही पूछ रहे हैं, बस इसमें थोड़ी क्लिनिकल चीज़ें ऐड करेंगे. मतलब अभी भी कुछ वन लाइनर आएंगे, कुछ केसेस आएंगे, कुछ सिंपल आएंगे, कुछ टफ आएंगे, कुछ मीडियम आएंगे. ओके, तो फार्माकोडायनामिक्स क्या है. अब देखो, ये फार्माकोलॉजी स्टार्ट होते ही डायनेमिक्स और काइनेटिक्स आ जाता है. तो डायनेमिक्स मतलब ड्रग बॉडी में क्या करता है, दैट इज़ फार्माकोडायनामिक्स. तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, और ऐसे ही देखना भी आप, मैं बताता हूँ. ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. ड्रग क्या करता है बॉडी में. जैसे ये ड्रग लिया तो ये बॉडी में क्या इफेक्ट देगा. जैसे फीवर है तो फीवर में पैरासीटामोल लिया तो पैरासीटामोल क्या इफेक्ट कर रहा है कि बुखार उतर जा रही है. दैट इज़ फार्माकोडायनामिक्स. पहला क्वेश्चन हो गया. अब देखिए, यहीं पे हमने चीज़ें कवर कर ली कि फार्माको काइनेटिक्स है जो. तो अब काइनेटिक्स क्या करती कि व्हाट बॉडी कैसे ड्रग के साथ एक्शन ले रही है, मतलब बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ. मतलब उसके वो 4 स्टेप है ना, ADME, मतलब एग्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. ये 4 पॉइंट यहीं पे देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स भी हो गई कि
बॉडी ड्रग को कैसे रिएक्ट कर रही, बॉडी मतलब कैसे उसको एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और शरीर से कैसे बाहर जा रहा है, दैट इज़ काइनेटिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स क्या हो गया कि ड्रग क्या करता है बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया पहला टॉपिक हो गया कि बेसिक्स से भी ऐसा पूछेंगे तो हम रेडी हैं ना यार, हम पूरा बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम डील कर पाएँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, पीएसवीटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है ना। तो पीएसवीटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एडिनोसाइन, ओके, एडिनोसाइन। अब पीएसवीटी में क्या करेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब ऐसा मान लीजिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि पीएसवीटी में प्रोफाइलेक्सिस में क्या दोगे, तो उसमें क्या देते हैं, वेरापेमिल। प्रोफाइलेक्सिस मतलब कि फ्यूचर में ये बीमारी ना हो और प्रॉब्लम ना हो, उससे हम ऐसा कौन सा ड्रग दें, तो वेरापेमिल हो जाएगा वहाँ पे आंसर। देखो एक क्वेश्चन ऐसे ऐड होते हैं टॉपिक, ओके। अब जैसे एडिनोसाइन ड्रग ऑफ चॉइस है पीएसवीटी के लिए, ठीक है। अब एडिनोसाइन के बारे में है कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमेटिक ड्रग है ये, इसका टी हाफ होता है लेस देन 10 सेकेंड और आईवी जुगुलर वेन से दिया जाता है इसको, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट समझ रहे हैं ना कि ये रटने वाली चीज़ है, सीधा पढ़ा रटा रेडी हो गए हम एग्ज़ाम के लिए, ओके। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज़ नॉट यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब देखो ब्रोंकियल अस्थमा एक क्या हो गया, हॉट टॉपिक हो गया, इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ वो पूछते ही रहते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, ओके। तो अब पूछ रहा है कि कौन से एजेंट नहीं मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। तो अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंकियोल्स वगैरह रहते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगती है, मतलब ले तो लेता है फिर छोड़ता है तो वीजिंग की साउंड आती है, ओके। तो अब सीधी सी बात है कि एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी में हम ब्रोंकियल अस्थमा एलर्जी हो गई एक प्रकार की, ओके। तो अब हम जैसे अब ये तीनों चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं। अब कॉलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, ये नहीं दिया जाता ब्रोंकियल अस्थमा में, क्यों, क्योंकि कॉलिनर्जिक ड्रग का क्या करते हैं, बीटा एगोनिस्ट हैं, तो बीटा कॉलिनर्जिक वाले क्या करेंगे कि उसको और कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, सॉरी नॉट बीटा, ये मस्कुरेनिक वो हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो क्या बोलते हैं उसको कि और कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब पहले से ही वो कंस्ट्रिक्ट है और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलिनर्जिक ड्रग नहीं देना है, सिंपल सी बात है। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है और इस तरीके से ये वर्क करता है कि जैसे एलर्जी हो गई तो मास्ट सेल से ल्यूकोट्राइन्स निकलेंगे, ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के लिए हम इतने स्टेप से हम इनको रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब पहला स्टेप कि आप सीधा ब्रोंको डायलेटर दे दो तो वो डायलेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरे में आप ल्यूकोट्राइन्स दे सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स ब्लॉकर दे सकते हैं, तो ये फर्दर रिसेप्टर में नहीं जुड़ेगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मास्ट सेल को आप स्टेबलाइज कर देंगे, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है सपोज, ओके, थर्ड नंबर में। तो मास्ट सेल अगर स्टेबलाइज होगी तो वो ल्यूकोट्राइन्स ही नहीं बनाएगी। और ये फोर्थ स्टेप में है कि स्टॉप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, अगर एंटीजन एंटीबॉडी बनेंगी ही नहीं तो फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होंगे। तो ये चार एक कंडीशन है और जिस तरीके से हम ये ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो अब देखो पहला में हम ब्रोंको डायलेटर्स भी यहाँ कवर हो जाता है। इस तरह टॉपिक देखिए कवर होते जा रहे हैं, यहीं के यहीं जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ब्रोंको डायलेटर्स में बीटा 2 एगोनिस्ट ये जैसे साल्ब्यूटामॉल वगैरह देते हैं, तो क्या करते हैं ये, मतलब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं, तो जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा था तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो साल्ब्यूटामॉल कब दिया जाएगा, एक्यूट अटैक में दिया जाता है, ठीक है। अब मस्कुरेनिक ब्लॉकर मतलब मस्कुरेनिक एगोनिस्ट जब भी चीज़ें होती हैं तो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो इप्राटोपियम उसका मस्कुरेनिक हो गया। थियोफाइलिन है, साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देगा और तो ये फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगा। ये 3 ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए। अब ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स मतलब ल्यूकोट्राइन को रोक देंगे, तो एक तो स्टेरॉइड है और ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था जिल्यूटोन क्या है, तो लॉक्स रोक देगा।
तो फर्दर फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है, ये क्रोमोग्लाइकेट, ये मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाएंगे तो फर्दर ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो फर्दर कोई वो होने नहीं वाला। तो ये मेडिसिन अभी आप लोगों ने कोरोना टाइम में सुनी होगी, और मैलीजुमैब वगैरह, स्टॉप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब अस्थमा और अस्थमा का ट्रीटमेंट, मैं बोला था ना जितनी भी जनरल डिजीज़ हैं वो हाई यील्ड ही हैं, जनरल वही सब पूछते हैं, ओके। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा हो गया हाई यील्ड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में जिल्यूटोन टॉपिक में आया, उसके पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था 17 में। अब ये सेम क्वेश्चन भी 17 में एंटी डिप्रेसेंट के बारे में था, अब यहाँ पे एंटी साइकोटिक में पूछा गया। तो ये होता हाई यील्ड का मतलब कि आप क्लोज रहेंगे एग्ज़ाम के। तो मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय एंटीसाइकोटिक्स के थ्रू। देखिए वहाँ पे भी हमने पढ़ा था ना ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, 2017 वाली वीडियो में देखिएगा, डिस्टोनिया, एकैथीसिया, पार्किंसनिज्म, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अब ये लास्ट टाइम एकैथीसिया पूछा था 2017 में कि एकैथीसिया के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे शायद, है ना। इस तरह मैच होती हैं चीज़ें। 5वां क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक टाइप का गैस्ट्रिनोमा है, गैस्ट्रिन निकलेगा, एसिड ज़्यादा बनने लगता है। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का यहाँ पे उन लोगों ने पूछा कि ट्रीटमेंट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा जोलिसन के लिए ओमेप्राजोल, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पे ये प्राजोल्स दिए जाएंगे जोलिंगर्स में, और द प्रोटोन पंप इनिबिटर, ठीक है। तो मतलब ये जितनी भी एसिड जिससे बढ़ते हैं वो सारे एक हाई यील्ड हो गए यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो देखो अब ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ है, पेप्टिक अल्सर में है, मतलब ये गैस्ट्रिक वाली जितनी बीमारी होती है जहाँ एसिड बढ़ता है, GERD में है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर जो भी है, और ये जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये 3 जगह ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये अपना ओमेप्राजोल, ओके। अब देखिए एक हो गया इन सब चीज़ों से। अभी देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आया है इसी साल। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोटोन पंप इनिबिटर, ओके, प्रोटोन पंप इनिबिटर सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय एक्टिंग ऑन। तो वो जो हम अभी ओमेप्राजोल पढ़ के आए हैं ना, ओमेप्राजोल ही है प्रोटोन पंप को प्रोटोन पंप को इनिबिट करता है ओमेप्राजोल। सेम चीज़ें 2 क्वेश्चन हो गए। तो वहाँ भी हमने डिस्कशन में उसमें देखा ना टॉपिक में कि हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक करता है ये, तो ये हो गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एस्प्रिन इज़ यूज्ड फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बिकॉज इट, मतलब वो क्या करेगा, कैसे करेगा। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ अगर होती है, अगर एंजाइना होता है, MI होती है, तो एस्प्रिन क्या करता है। तो ये एक एनसेड वाला जो टॉपिक है वहाँ से भी इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या करता है, इनिबिट TXA2 सिंथेसिस बाय प्लेटलेट, मतलब अगर इसको इनिबिट कर देगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, तो क्लॉटिंग होने की फर्दर जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब देखिए जैसे एस्प्रिन क्या करता है, ये एक प्रोसेस होती है कि अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, अगर ये दोनों मिल के क्या करते हैं, एक्चुअली हेल्प्स इन प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये दोनों चीज़ मतलब थ्रोम्बोक्सिन A2 और ये मिल के प्लेटलेट को एग्रीगेट करती हैं। जब प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाती है तो क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। सपोज़ कार्डियक वेसल्स में हो गई तो वहाँ पे MI होने की संभावना है, तो उस अटैक को रोकने के लिए एस्प्रिन दिया जाता है। तो एस्प्रिन इनिबिट कर देगा थ्रोम्बोक्सिन A2 को, तो फर्दर क्लॉटिंग की टेंशन ख़त्म। अब जैसे PGI2 भी इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, ओके। ये एक और हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गए यहाँ पे।
इस तरह हमको ये सब चीज़ें देखिए कितनी स्पेसिफिक हैं, आप कितना भी पढ़ते रहो, अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन करना टफ हो जाता है, मालूम, हर चीज़ में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा तुम्हें वहाँ एग्ज़ाम में। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 8वां, ड्रग ऑफ चॉइस पर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अब इस वीडियो के बाद 17 वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें पूछा है सेंट्रल की जगह ये वाला नेफ्रोटिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पूछा था, बोला था ना उसी वीडियो में कि नेक्स्ट वाले में देखिएगा इसका सेंट्रल पूछ लेगा, ये तो इसी तरह ये लोग चेंज करते हैं टॉपिक में। तो अब इसमें सेंट्रल में, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा तो मतलब पिट्यूटरी से एडीएच नहीं निकलेगा, तो मतलब डायरेक्ट एडीएच की क्या हो गई, एडीएच की कमी हो गई। तो एडीएच की अगर कमी हो गई तो एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं तो ज़्यादा मिक्सचुरेशन होगा, वो ज़्यादा यूरिन पास करेगा। अब तो अब सेंट्रल में क्या करेंगे, एडीएच ही नहीं बन रहा है तो हमें डेस्मोप्रेसिन देना पड़ेगा। ओके, और ये देखो ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन कहला गया, ये डायरेक्ट रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो एडीएच है वो कम हो जाएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो पोलीयूरिया होने लगेगा, वही जो यूरिन ज़्यादा पास करने लगेगा। अब पिट्यूटरी से एडीएच नहीं बन रहा तो एडीएच यहाँ नहीं वर्क करेगा, हैं, अगर मतलब एडीएच है ही नहीं तो मतलब हमें ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अगर एडीएच ऊपर से बन रहा है पिट्यूटरी से, ठीक है, और यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है किडनी में, तो उसको बोला जाएगा नेफ्रोजेनिक और पेरिफेरल डायबिटीज इंसिपिडस। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, थायाजाइड्स। ओके, ये सेम क्वेश्चन आया था 17 में। अब 9वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग व्हेन कंबाइंड विथ इरिथ्रोमाइसिन मे काज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सॉरी वेंट्रिकल एरिथमियाज, मतलब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कंबाइन होंगे इरिथ्रोमाइसिन से। ऐसे क्वेश्चन ना इनके बहुत फेवरेट होते हैं जो कि थोड़ा टफ लगें, समझ में ना आए, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि अब हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कंबाइन होंगे इरिथ्रोमाइसिन मतलब मैक्रोलाइड से, इस एंटीबायोटिक से, तो क्या होगा, जो कॉज करेंगे वेंट्रिकुलर एरिथमिया। मतलब प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है, आंसर है इसका सीसाप्राइड। अगर सीसाप्राइड और एरिथ्रोमाइसिन साथ में दिया जाएगा तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो जाएगा, एरिथमिया कॉज होने लगेगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट। ओके, हार्ट बीट। अब क्या होता है कि जो एरिथ्रोमाइसिन है ना वो इनहिबिट कर देता है CYP3A4, ये लीवर से एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो अब क्या बोला सर ने यहाँ पे कि एक निमोनिक बनाया अब यहाँ पे कि इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं ड्रग्स में वो कुछ ना कुछ ऑप्शन बनाएंगे। तो सर ने बोला कि कैट मतलब सीसाप्राइड, एस्टिमिजोल, टर्फेनाडीन। ओके, ये 3 ड्रग अगर इससे इजिथ्रोमाइसिन से के साथ दिया जाएगा तो उसको वेंट्रिकुलर एरिथमिया होगा। ओके, तो ये देखिए बता रखा है कि दीज ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A1 एंजाइम, इस एंजाइम के द्वारा ये मेटाबोलाइज होते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज ड्रग इंक्रीज, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, मतलब क्यूटी का प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इरिथमिया हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक मेडिसिन में क्वेश्चन पूछते हैं, टॉर्डिस द पॉइंटस। ओके, तो अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है कि सर ने बोला कैट इज़ क्यूट, मतलब ये सीसाप्राइड और ये जो है एस्टिमिजोल और टर्फेनाडीन ये क्या करता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करवाता है। तो इससे क्या होता है कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया होगा। देखना ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आया भी है कभी और रिसेंट में। अब 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एल्कलाइटिंग एजेंट। अब देखो ये देखो कितना भी पढ़ोगे, अगर इस तरह रुक के इन टॉपिक्स को नहीं समझोगे ना, मेरी बात समझो आप लोग। अब देखो एल्कलाइटिंग एजेंट अगर आ जाएगा ना एग्ज़ाम में तो दिमाग का दही हो जाएगा कि क्या है फार्मा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा अप्रोच रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइजिंग एजेंट क्या है, वन ग्रुप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। लास्ट वीडियो में 17 वाले में मैंने बोला है कि एंटी कैंसर ड्रग हाइल्ड है, उससे कुछ ना कुछ पूछते हैं। ये देखो इस साल फिर पूछा वहीं से। तो कौन सा एल्कलाइटिंग एजेंट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, डायरेक्ट याद करो
5 फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट यूरेसिल का। अब क्या है कि अब देखिए 11 क्वेश्चन, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक से मेडिसिन या कहीं ना कहीं क्वेश्चन पैथोलॉजी से हर साल पूछते, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ अ हाई यील्ड, ओके। और वो हाइपर सेंसिटिविटी के जितने भी वो हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उनकी सारी कहानी, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी इटसेल्फ अ हाई टॉपिक, ओके, वो पैथो में बताया जाएगा। तो एनाफाइलेक्टिक के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, तो एड्रेनलिन दिया जाता है, ठीक है। अगर जैसे किसी भी प्रकार से लगता है, इसी बार क्वेश्चन आया था 2021 में कि एक पेशेंट को मधुमक्खी काट लेती है और उसको ऐसा सिम्टम लगता है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, तो ट्रीटमेंट क्या दोगे, एड्रेनलिन, ओके। तो एड्रेनलिन दिया जाएगा। इंट्रामस्कुलर ज़्यादा प्रीफर किया जाता है सबक्यूटेनियस से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से रेशियो में दिया जाता है, तो 1:1000। कितनी क्वांटिटी दी जाती है, तो 0.5 से 1 ml, ओके। अब देखिए 12वां क्वेश्चन अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। देखो वर्ड देखो यार, समझ नहीं आएंगे क्या हालत है अगर इस तरीके से नहीं करें। एसिटाइलेशन, एल्केलाइटनिंग एजेंट। अब एसिटाइलेशन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो देखो इस टीचर्स भी बोलते हैं, देखो आप अच्छे से ध्यान दो, सिप ड्रग जो हैं, ठीक है, ये जो सिप ड्रग हैं ये क्या करते हैं कि ये एसिटाइलेशन के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ओके। तो पूछ रहा है कौन सा ड्रग है इनमें जो गिवन है। देखो ये क्वेश्चन ना कितना भी कॉन्सेप्ट लगा लो, सब भेजा ख़राब हो जाएगा। तो फेनिटोइन मेटाबोलाइज नहीं होता एसिटाइलेशन के थ्रू, ओके। सिप ड्रग केवल एसिटाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होते हैं, ओके। अब सिप ड्रग क्या हैं, सिप ड्रग में हो गया सल्फोनामाइड्स, हाइड्रालेजिन, आइसोनिजिड, प्रोकेनामाइड। अब देखो ऑप्शन में कितनी खूबसूरती से उसको गढ़ा गया है। आइसोनियाजिड है यहाँ पे, ये देखो ये हो गया आइसोनिजिड। अब हाइड्रालेजिन है, ये है, और प्रोकेनामाइड है, ये है। अब इसमें कौन सा आंसर, ये स्पेसिफिक, ये नहीं। अगर सिप ड्रग याद रखोगे तो ये क्वेश्चन ये आने की संभावना रहते हैं, ठीक है। और सिप ड्रग ही SLE भी काज करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ओके। तो देखो कितना स्पेसिफिक है, समझ रहे हो, ओके। अब देखो 13th क्वेश्चन क्या है, थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज इंडिकेटर ऑफ, मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज इंडिकेटर ऑफ, ठीक है। तो किसका इंडिकेटर है, ये सेफ्टी का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी लाइट आ जाते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स किसको बोलते हैं कि लीथल डोज 50% में डिवाइड बाय इफ़ेक्टिव डोज, ओके। इन दोनों का बैलेंस रहना चाहिए बढ़िया से, तब वो थेरेपेटिक रेंज में आता है कि मतलब लीथल भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा लीथल हो जाएगा तो पेशेंट मर जाएगा, अगर इफ़ेक्टिव डोज कम हो जाएगा तब भी उसकी थेरेपेटिक इंडेक्स कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार देखिए आपको ये पूछा गया है। अब फर्दर जब हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे कि थेरेपेटिक इंडेक्स से एक जगह मैंने देखा है कि इससे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसको याद रखना है हमको, ऑर्डर कि लीथल डोज ऊपर है और इफ़ेक्टिव डोज नीचे है, ओके। तो उसके लिए निमोनिक है टाइल, ठीक है, TILE, टाइल मतलब TI मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स, लीथल डोज ऊपर, इफ़ेक्टिव डोज नीचे, ओके। अब देखो ये हो गया 14th क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लास्ट टाइम ही मैंने बोला है ना कि बीटा ब्लॉकर मतलब हाई यील्ड है। 17 में भी कई क्वेश्चन पूछे, लो 18 में भी आ गए। इस टाइप से देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते, पढ़ते रहो फिर, है ना। तो अब पूछा है कि बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अब देखिए ऑप्शन देख के अगर हमारी बेसिक थिंकिंग अच्छी रहती है ना, बीटा ब्लॉकर मतलब कुछ ब्लॉक करना है। क्या करना है कि हार्ट बीट को हम स्लो करवा रहे हैं, कार्डियक एक्टिविटी जो वो है तो हम स्लो कर रहे हैं। तो हम सीधी सी बात है कि बीटा ब्लॉकर AB ब्लॉक में तो आप नहीं दोगे ना। AB ब्लॉक में मतलब ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, आप और ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब अगर पेशेंट की बचने की भी संभावना थी तो मर जाएगा, बीटा ब्लॉकर दोगे। तो अब सर ने यहीं पे करवा दिया। देखिए फिर से
कि बीटा ब्लॉकर के क्या क्या कार्डियक इशू में हम बीटा ब्लॉकर कब कब देते हैं। एंजाइना में देंगे, एमआई में देंगे, हाइपरटेंशन में देंगे, क्रोनिक सीएचएफ में देंगे। ये सारी चीज़ आपको आने चाहिए, ये सारे पॉइंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एंजाइना क्या है, एमआई क्या है। ओके, ये सारे हाइल्ड है। देखो यही है ना, सब कुछ ऐसे लिखोगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा कार्डियक और नॉन कार्डियक यूज़ में बीटा ब्लॉकर कब कब दिए जाते हैं। सर ने निमोनिक बना दिया, प्ले द गेम। क्या प्ले द गेम? अब प्ले से पी से क्या आ गया, परफॉर्मेंस एंजाइटी। जैसे कुछ भी हम करने जाते हैं ना तो बहुत एंजाइटी होती है, तो बीटा ब्लॉकर तब दिया जा सकता है। थायरोटॉक्सिकोसिस में जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ग्लूकोमा में देते हैं, एकथीसिया में। देखो लास्ट टाइम ये एकथीसिया से क्वेश्चन पूछा था ना, इस बार ये ट्रिमर के लिए पूछ लिया। माइग्रेन के प्रोफाइल एक्सिस में देते हैं, एसेंशियल ट्रिमर में ये आ गया इस बार, समझ रहे हो। तो यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हो गया बीटा ब्लॉकर का क्या सिस्टम है कि कब कब बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जा सकता, कंट्राइंडिकेटेड कब कब। अब देखिए कितनी खूबसूरत निमोनिक बनी है यहाँ पे, ABCD में बीटा ब्लॉकर कंट्राइंडिकेटेड हैं। ए मतलब अस्थमा में नहीं देना है बीटा ब्लॉकर, AB ब्लॉक, ये देखो ये हो गया क्वेश्चन हमारा इस बार की। AB ब्लॉक में बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, CHF एक्यूट में नहीं देना है, डायबिटीज़ मेलाइटस में नहीं देना है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस में बीटा ब्लॉकर कंट्राइंडिकेटेड है। ओके, लेट्स मूव। अब देखिए हार्ट के ही ड्रग्स, देखिए कार्डियक ना फार्मेकोलॉजी के लिए बहुत ही एक हाई टॉपिक है, उसका सब कुछ कवर कर लेना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में देखिए पूछ लिया गया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉजिंग सेरेब्रल वैसोडाइलेशन इज़, कौन सा ड्रग है जिससे सेरेब्रल वैसोडाइलेशन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो L टाइप के कैल्शियम चैनल वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में और ब्लड वेसल में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स ब्लॉक दिस चैनल, कैल्शियम चैनल जो देंगे हम ड्रग तो यहाँ पे ये ब्लॉक कर देंगे। वेरापेमिल, डिल्टियाजम, ये हार्ट और ब्लड वेसल में होता है। और ये जो डाईहाइड्रोपिरिडीन क्लास के हैं, ये डिपीन जो हैं ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। तो नीमोडिपीन जो है ये सब एरेकोनाइड हीमोरेज के कंडीशन में दिया जाता है कि उसको डायलेट कर दिया जाए। ओके, तो ये हो गया 15 क्वेश्चन। देखिए है ना, सब कुछ यहीं पे कवर हो गया कि वीरापेमिल, डिल्टियाजम, डाईहाइड्रोपिरिडीन, L टाइप कैल्शियम चैनल ये हार्ट और ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। लेकिन उसने ब्रेन का पूछा था तो नीमोडिपिन। सी हाउ मच एक्यूरेसी दे वांट, यू नो, जनरली इवन डॉक्टर्स दे डोंट नो एक्चुअली दिस मच ऑफ पॉइंट, बिगनर्स स्पेशली। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट cardiologist, experienced one. I'm just talking about the normal, like we guys and the resident, they also don't know this much here, trust me, this is very precise. अब 16th नंबर क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट, समझ रहे हैं, वहीं पे मैं बोला MI, एंजाइना, हाइपरटेंशन, CHF ये सारा हाइल्ड है। अब ये आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। हाइपरटेंसिव पेशेंट was started on some एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस टाइप का केस बनाते हैं, ठीक है। बट ही डेवलप ड्राई कफ, उसको अब मतलब कोई एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको कुछ भी ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट किया गया है। अब क्या कह रहा है कि ही डेवलप ड्राई कफ, उसको अब सूखी खांसी आना स्टार्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा ड्रग है जो ये रिस्पॉन्स कर रहा है। देख रहे हैं कितनी एक्यूरेसी। अब इसमें ACE इनिबिटर जब देते हैं, अगर किसी पेशेंट को ACE इनिबिटर चलते हैं जो जिसमें ACE मतलब प्रिल वाले, जैसे कैटोप्रिल, एनालप्रिल जैसे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि ACE इनिबिटर कॉजेज कफ, ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। इंड विथ प्रिल जैसे कैटोप्रिल, एनालप्रिल, ये ACE इनिबिटर है। ओके, ये वैसोडाइलेशन करते हैं। और अब देखिए ACE इनिबिटर को याद रखने के लिए सर ने एक निमोनिक बनाया कि इसमें क्या क्या हो सकता है। सर ने कैटोप्रिल में ही वो बना दिया, क्या बना दिया, कैटोप्रिल में मतलब निमोनिक।
कि सी मतलब कफ होगा, ACE इनिबिटर देंगे तो एंजियो एडिमा हो सकता है। प्रो ड्रग हैं एक्सेप्ट, मतलब और सारे प्रो ड्रग हैं इसके ACE के इनिबिटर के। कैटोप्रिल, लिस्नोप्रिल ये प्रो ड्रग नहीं। जब ACE इनिबिटर देंगे हम, जैसे कैटोप्रिल, एनालप्रिल वगैरह देंगे तो टेस्ट में डिफेक्ट होगा, उसको बोला जाता है डिस्ग्यूसिया, जो अभी कोरोना टाइम में हो रहा था, लेकिन इसकी वजह नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। अर्थोस्टेटिक BP डाउन हो जाएगा। अब PRI का कंट्राइंडिकेटेड उन्होंने ऐसा निमोनिक बनाया है कैटोप्रिल में, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रास मतलब बाइलेटरल, और इन सब चीज़ों में कंट्राइंडिकेटेड है, इसमें हमें नहीं देना है। प्रेगनेंसी में ACE इनिबिटर नहीं देना है, कैटोप्रिल, एनालप्रिल वगैरह नहीं देना। अगर हाइपरटेंशन है तो ये उसमें क्वेश्चन बनता है गायनिकोलॉजी में कि विच आर द सेफ ड्रग ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके, तो वहाँ पे वो चलते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, फिर मैं लेटर बताऊँगा, वो लेबिटालॉल वगैरह, ओके, वो फेमस क्वेश्चन है वहाँ पे। अब L का ये क्या है कि ये लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ओके। तो देखिए इस टाइप से, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन हाइपरटेंशन वाला। तो देखो हाइपरटेंशन ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, कितने एक्यूरेट, ओके। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिल्यूटोन, सेम रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम 2017, ओके, वही मैं बताया था वहाँ पे लॉक्स कॉक्स, ओके। तो आप फिर से देख लेना। और ये देखो, ये पूरी यहाँ पे मैंने ऐसा लिख लेता था, भले नेक्स्ट टाइम ये आ रहा ना, तब भी मैंने लिखा कि फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में टूटेगा तो ये फास्फोलिपिडेज A2, फिर एर्किडोनिक एसिड बनेगा, एर्किडोनिक कॉक्स के थ्रू ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, लॉक्स के थ्रू ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर में जाके जुड़ेंगे और फिर वो जाके ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करेंगे, जो अस्थमा कॉज करते हैं, ओके। तो अब देखिए इनमें मेडिसिन का सर ने बता दिया कि फास्फोलाइपेज, ये जो एंजाइम है जो तोड़ता है सेल मेम्ब्रेन को, फास्फोलिपिड को, तो स्टेरॉइड जो हम देते हैं ना, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, तो स्टेरॉइड देने से यहीं पे रुक जाता है ये जो इन्फ्लेमेशन होता है। अगर लॉक्स को पूछना, ये क्वेश्चन है कि जिल्यूटोन इनिबिट ल्यूकोट्राइन्स, मतलब ये लॉक्स को यहीं पे रोक देगा तो ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा, ओके, जिल्यूटोन का फंक्शन। अब ल्यूकोट्राइन बन गया, अब वो रिसेप्टर में जाके अपने जुड़ेगा, तो ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं जो मॉन्टिल्यूकास, ज़ेफिरलुकास, ये रिसेप्टर से जुड़ने में रोक देते हैं। तो ये पूरी चैन कट रही है, स्टेरॉइड से ऊपर, फिर जिल्यूटोन नीचे एक स्टेप, फिर ये जो पूरी चैन है उसको हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, ओके। तो फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सेम रिपीट क्वेश्चन था ये, देखिए रिपीट होते हैं ना, ऐसे देखना पड़ता है जब इतनी हम गहराई से इनको समझेंगे। कि अब 18वें नंबर क्वेश्चन, इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, लास्ट टाइम बोला हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस हाई टॉपिक है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है कि इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस लैक्टिक एसिडोसिस इज कास्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर डायबिटिक मेलाइटिस है तो लैक्टिक एसिडोसिस उसे किस कारण से होगा, तो किस कारण से होगा, हम मेटफॉर्मिन देते हैं ना, वहीं पे हमने लास्ट टाइम सब कुछ डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे फिर से कर लेते हैं कि जो मेटफॉर्मिन है शुड बी अवॉइडेड इन दीज पेशेंट, बिकॉज मेटफॉर्मिन क्या करता है, लैक्टिक एसिडोसिस, तो इन पेशेंट में मेटफॉर्मिन नहीं देना है। देखिए कितना कंसाइज चीज़ें हैं, ये इजी नहीं है गाइस, ये बहुत ही गहराई से हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेटफॉर्मिन ओल्ड पेशेंट को नहीं देना, रीनल फेलियर में नहीं देना, लीवर डिजीज़ में नहीं देना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देना है, बिकॉज अगर दिया तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा और फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। और मेटफॉर्मिन से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है ड्यू टू विटामिन B12 की डिफिशियंसी से, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन है 2018 का, 19 क्वेश्चन आए थे, देखो 20 क्वेश्चन तक आते हैं, ठीक है। एंटीडोट के बारे में मैंने लास्ट टाइम ही बोला ना, देखो लगातार मैं 3 टॉपिक से बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम से ये आए हैं लौट के। अब यहाँ पे पूछा है एंटीडोट पर अल्प्राजोलम, अल्प्राजोलम क्या है, बेंजोडाइजिपिन है। बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट होता है फ्लूमाजिनिल, ओके, फ्लूमाजिनिल। अब बेंजोडाइजिपिन 2 टाइप के होते हैं, एक जोलाम से और जीपाम से एंड होते हैं। जोलाम वाले अल्प्राजोलम हो गए, डाइजीपाम हो गए, ठीक है। सर ने यहाँ पे निमोनिक बनाया था कि जो पीने के मज़े को नील कर दे, मतलब जैसे मतलब
अल्प्राजोलम ये बेंजोडाइजिपिन होते हैं, तो ये ट्रंक्युलाइजर्स होते हैं, मतलब नशे टाइप नशा आता है, नींद आती है इनमें। ओके, तो सर ने ऐसे बना दिया कि पीने के मज़े को नील कर देती है। ठीक है, तो फ्लूमाजिनिल इज़ अ एंटीडोट फॉर अल्प्राजोलम और बेंजोडाइजिपिन। ओके गाइज, मैं आशा करता हूँ कि मैं ऐसे ही एक वीडियो ही शूट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। आप लोग बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से, ये मैं सिर्फ एक ये गाइड करना चाहता हूँ कि जो एक मिसकंसेप्शन बैठ गया है सबके दिमाग में, लोग इतनी गहराई से पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में। मतलब जो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, देखो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं तो 18 में पीछे वाले बैच से। और आज ही मैं सुबह देख रहा था 21 जो मैं पेपर दे के आया था, 17 वाले पेपर से ही 4-5 क्वेश्चन मुझे दिखे। ये कई सारे क्वेश्चन, वो जो मैं बी वाला बता रहा था एनाफाइलेक्टिक वाला, 17 बैच से यहाँ से आया। मतलब ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, ऐसे ही लगे रहिए और ऐसे ही तैयारी कर, इस वे से तैयारी करिए तो आप बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।